दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसे फंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो बढ़ती इन्फ्लेशन की वजह से आज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर्स को रोक रहा है। हम देखते हैं कि निफ्टी 20,000 क्रॉस कर चुका है और मैं अपने इन्वेस्टमेंट को शायद अभी लगाऊं या नहीं लगाऊं, तो कहाँ पे मुझे पैसे लगाने चाहिए। इस टाइम पे अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई है और आप चाहते हो कि कुछ इन्वेस्टमेंट में आज भी शुरू रखूं, मुझे पैसे लगाने हैं मार्केट में और उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए जब मार्केट क्रैश हो रहा है, तब मेरे म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न्स अच्छे दिखे, तो ये फंड आपको उसी तरह के रिटर्न्स देंगे। इसमें पोटेंशियल है इक्विटी के अगेंस्ट हेज करने के लिए। मार्केट के इन्फ्लेशन जब भी टॉप पे होंगे ये फंड आपको रिटर्न अच्छा बना के देगा। इसके कुछ प्रूफ्स है इस फंड के अंदर, मैं आपको चार्ट के थ्रू बताने वाला हूँ। कोविड जैसे क्रैश, लेमन ब्रदर्स जैसे क्रैश के टाइम पे इस फंड ने आपको पैसा बना के दिया है, बट क्योंकि कमोडिटी फंड है, बहुत ही सिक्लिकल होने वाला है, आपको अप्स एंड डाउन्स के लिए प्रिपेयर रहना होगा। जब भी आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब 10, 15, 20% तक का इन्वेस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो का आप इस फंड में एलोकेट कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लेशन वाले जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है उसमें ही नहीं इन्वेस्ट होने वाला है, यहाँ पे गोल्ड ETFs के अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा इस फंड के द्वारा। तो फंड के डिटेल एनालिसिस शुरू करते हैं। अब कमोडिटी के प्राइजेस जो है वो डिटरमाइन होता है बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। यहाँ पे दो तरह की कमोडिटीज़ होती है, एक होती है सॉफ्ट कमोडिटीज़, दूसरी होती है हार्ड कमोडिटीज़। सॉफ्ट कमोडिटीज़ के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, जैसे सोया, ग्रेन, शुगर, कॉटन, ये सारे जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए। इसके अलावा हार्ड कमोडिटीज़ जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लीड, ये सारी चीज़ें आ गई। प्रीशियस मेटल के अंदर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस तरह के प्रोडक्ट्स आ गए। एनर्जी के अंदर ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, डीजल, गैसोलीन, ये सारी चीज़ें आ गई। जब भी मार्केट क्रैश किया है, आज से पहले भी आप देख सकते हो ऑयल के स्टॉक्स, नेचुरल गैस के स्टॉक्स या फिर गोल्ड के ETFs, ये हमेशा अच्छे रिटर्न्स देते हैं इस समय के अंदर। तो एक हेज बनता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और एक्टिवली आपके अट्रैक्टिव पोटेंशियल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिलीवर करता है एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन रिस्क इस तरह के म्यूचुअल फंड जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है। जब भी मार्केट क्रैश होता है ये फंड्स आपको अच्छा रिटर्न देते हैं और फिर उस फंड्स को आप यूज़ कर सकते हो फिर से इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी फंड के रिस्क प्रीमियम की। इसका मतलब ये है कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर ये फंड की हलचल होने वाली है, किसके वजह से ये इफेक्ट होने वाला है, तो क्या रिस्क पैरामीटर्स है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के ऊपर ये फंड इफेक्ट होगा। वेदर कंडीशंस, नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज की वजह से कमोडिटी मार्केट बहुत इफेक्ट हो सकती है। इन्वेंट्री की सप्लाई एंड डिमांड की वजह से करेंसी मार्केट, कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर हलचल देखने को मिलती है। अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क है, मतलब वॉर जैसे सिचुएशंस हो गए, तो उस केस में सप्लाई एंड डिमांड की बहुत बड़ी यहाँ पे लायबिलिटी बन जाएगी कुछ नेशंस के ऊपर, तब भी कमोडिटी मार्केट जो है वो ज़्यादा ही यहाँ पे वॉलेटाइल होते हुए दिखता है। अब कमोडिटी मार्केट ही ऐसा है जिसमें डेली बेसिस पे सप्लाई एंड डिमांड मैच किया जाता है और ये सिक्लिकल इन्वेस्टमेंट है एक तरह से, मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये 5 साल 10 साल तक भी डाउन ट्रेंड में रह सकता है, और अप ट्रेंड में भी है तो 3 साल 5 साल 10 साल भी अप ट्रेंड में रह सकता है। ये पूरा डिपेंड करता है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर। अब बात करते हैं कि कुछ सेक्टर्स है जो डेली बेसिस पे कमोडिटी सेक्टर को अफेक्ट करता है, जैसे एनर्जी के अंदर आप देख सकते हो ऑयल एंड गैस, विंड एंड सोलर, इस तरह के जो सेक्टर्स है उसके ऊपर डिपेंडेंसी है कार्स की, हमारे घरों की। इसके अलावा यहाँ पे डेली रूटीन के अंदर जो है आपके एनर्जी के अगर प्राइसेस फ्लक्चुएशंस होने लगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है। तो एनर्जी एक बहुत ही बड़ा ग्लोबली ऐसा सेक्टर है जो पूरी तरह से आपके कमोडिटी सेक्टर को हिला सकता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी, जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करके रखा है। टेक्नोलॉजी को ड्राइव करने के लिए रेयर मेटल्स लगते हैं हमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी लगती है हमें, ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। तो टेक्नोलॉजी के पीछे भी यहाँ पे जो है कमोडिटी लाइक सेमीकंडक्टर्स इन्वॉल्व है। फूड विच इज़ फॉर द एंटायर ग्लोब, जिसमें मीट हो गया, ग्रेन हो गए, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, इसका अगर शॉर्टेज हो जाता है तो कमोडिटी सेक्टर के ऊपर इफेक्ट आता है।
यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने की वजह से फिर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है और फिर यहाँ पे सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन होना शुरू होता है, कुछ चीज़ें महंगे होने शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कमोडिटी सेक्टर इफेक्ट होता है। और मेटल की बात करें तो प्रीशियस मेटल्स इंडस्ट्रियल सेगमेंट के अंदर जैसे स्टील होता है यूज़ बिल्डिंग के अंदर, गाड़ी बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद कॉपर की वायरिंग्स जो है वो यूज़ हो जाती है आपके घर बनाने में। मेटल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी के लिए। तो इस चीज़ों के वजह से कमोडिटी का जो सेक्टर है वो इफेक्ट होता है। तो ये सारे जो ऑप्शंस है, जो रिस्क पैरामीटर्स है, ये मेजर सेक्टर्स ड्राइव करते हैं। अब बात करते हैं कि कमोडिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्यों है। सबसे पहली बात कि अगर आपका मार्केट ऑल टाइम हाई है और यहाँ पे इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा है आज के मार्केट के अंदर, तो कमोडिटी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो डेली ट्रेड होता है और आपको लिक्विड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देता है। अब राइजिंग डिमांड हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हमारी कंट्री डेवलप्ड कंट्री बनना चाहती है, तो डेवलपिंग नेशन में है हम लोग, तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम की स्टोरी चलने वाली है। उसमें भी काफ़ी सारी कमोडिटीज़ मेटल सेक्टर से जुड़ेगी। उसके बाद रिन्यूड ESG मतलब एनवायरनमेंट, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट इस फोकसिंग ऑन करंट इंक्रीज इन डिमांड फॉर सर्टन कमोडिटीज़ जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसके ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस इंडस्ट्री, पोटेंशियल रिस्क। अब इस फंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा नहीं लगा रहे, हम इस फंड के अंदर मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर पैसा लगाने वाले, तो सेक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे। अब और कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है जैसे कॉपर, लिथियम, स्टील जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिमांड बूस्ट होगी इन मेटल्स की। इसका रीज़न है एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ लो कार्बन टेक्नोलॉजी। अब लो कार्बन टेक्नोलॉजी की वजह से होगा क्या, ऑयल, नेचुरल गैस, कोल, इसका डिमांड जो है कम हो जाएगा और यहाँ पे जो है हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो कम हो जाएगा, जिससे हमारी कंट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि हम इंपोर्ट अगर कम करेंगे ऑयल का, तो जिससे मेरा जो कंट्री का GDP है वो ग्रोथ दे सकता है। हम ये चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर सकते हैं लो कार्बन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। माइनिंग कंपनीज के अंदर भी फोकस रहेगा क्योंकि वहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस जो है वो कम करने की बातें हो रही है यहाँ पे, तो एक अट्रैक्टिव सेक्टर रहने वाला है। ब्राउन टू ग्रीन हम जाने वाले हैं यहाँ पे। और इम्प्रूविंग क्रॉप प्राइजेस ड्यू टू सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इस सेक्टर के द्वारा, जो लीड करेगा स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फूड और न्यूट्रिशन के मामले के अंदर। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी करंटली 3.7 ट्रिलियन की है, बट जो अपॉर्चुनिटी कमोडिटी सेक्टर के अंदर है ग्रोथ की 2023 से 2033 तक 10 ट्रिलियन तक पहुँच सकती है और 2047 तक तो 30 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी बनने वाली है। तो कमोडिटी सेक्टर जो है एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा GDP को ग्रोथ देने के लिए। और कैगर यहाँ पे आप देख सकते हो 10.4% का यहाँ पे एनुअल रेट पे हम लोग कंपाउंडिंग देख सकते हैं इस सेक्टर के अंदर, जिससे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और ओवरऑल कंट्री जो है यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के अंदर जाने का पूरा कोशिश करेगी थ्रू दिस सेक्टर। अब न्यू ग्रोथ वेक्टर्स और कुछ सेक्टर जिससे कमोडिटी फंड ड्राइव होने वाला है, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, रिटेल, एग्रीकल्चर, पावर, फाइनेंशियल सर्विसेज, अर्बनाइजेशन, कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गए। ये सारी चीज़ों में कमोडिटी मेजर प्ले करने वाली है रोल, क्योंकि आप चाइना का ही डेटा देख लीजिए, चाइना 450 टन ग्रेन प्रोड्यूस कर सकती है 100 मीटर हेकर लैंड के अंदर, जहाँ पे इंडिया के पास तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब इस फंड में आप पैसा जब लगाओगे तो पैसा कैसे लगने वाला है, क्या स्ट्रैटेजी है, तो मेजर इन्वेस्टमेंट कमोडिटी सेक्टर के अंदर है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फंड जो मैनेज होगा उसकी स्ट्रैटेजी फ्लेक्सी कैप होने वाली है। यहाँ पे आपका पैसा जो है मेटल, माइनिंग, एग्री, केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर में लगेगा। मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट जो आपका स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो में रहेगा, एक्सपोजर जिसमें इक्विटी में ज़्यादा रहेगा और कुछ एक्सपोजर जो है करीबन 25 to 35% जो है आपका गोल्ड, सिल्वर, ETFs में रहने वाला है। वो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इस फंड की पोजीशनिंग इस तरह से है कि आपकी फ्लैक्सी कैप इक्विटी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। लॉन्ग टर्म होराइजन आइडियली 3+ ईयर की अगर होराइजन है, आपकी मेंटालिटी है, तब इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सेक्टर रोटेशन ऑटोमेटिकली ये स्विचिंग करेंगे, डायनामिक रीबैलेंसिंग होगी इस फंड के अंदर। फंड की स्ट्रैटेजी अगेन 80 to 100% इक्विटी है एंड 0 to 20% आपका ETFs, ETCD एंड नॉन कमोडिटी इक्विटी सेक्टर में लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट के सेक्टर्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, ऑयल एंड गैस, फ्यूल, सीमेंट, पावर, केमिकल, शुगर, मेटल, माइनिंग, पेपर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एग्री प्रोडक्ट्स में रहेगा और 20% गोल्ड, ETFs एंड ETCD एंड अदर डेरिवेटिव्स में रहने वाला है। इनका एक फ्रेमवर्क है VLRT फ्रेमवर्क,
जिसके वजह से ये जाने जाते हैं और वो फ्रेमवर्क बाकी के फंड्स में भी ये यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब रीजंस टू बाय, वाई टू बाय दिस फंड, न्यू एसेट क्लास अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। कमोडिटी सेक्टर में आज तक अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो इस फंड को ऐड कर सकते हो। कन्वीनियंट एक्सेस है, इजी टू इन्वेस्ट है, 1 क्लिक है, आप ऐप के थ्रू जाके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव डाइवर्सिफिकेशन है, गोल्ड ETFs के अंदर भी आपका 20% यहाँ पे पैसा लगेगा। डायनामिक रीबैलेंसिंग, सेक्टर रोटेशन, सारी चीज़ों ये काम जो है फंड मैनेजर करेंगे। पोटेंशियल इन्फ्लेशन हेज करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे जब भी मार्केट क्रैश होता है तो इस तरह के जो फंड्स है जिसमें ऑयल, सीमेंट, इस तरह की कंपनीज में पैसा लगाया जाता है तो वो फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न देता है। इम्पैक्ट ऑन ESG ऑन कमोडिटीज़, तो ये भी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट में। एक्सपर्टीज़ इन साइकिल एनालिटिक्स, तो सिक्लिकल एनालिटिक्स है इस फंड के, जो मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया है। कमोडिटीज़ का जो सेक्टर है, अगर वो उठता है तो काफ़ी सालों के लिए चलता है और जब गिरता है तो वो काफ़ी सालों के लिए नीचे भी रहता है, तो उस तरीके के पोटेंशियल रिस्क प्रीमियम्स है इस फंड में। तो VLRT का जो फ्रेमवर्क ये यूज़ करते हैं, दैट इज़ बेसिकली वैल्यूएशन एनालिसिस, फेयर प्राइस, फेयर PE रेशियो, फेयर PB रेशियो के ऊपर अगर फंड मिल रहा है तब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। L का मतलब है लिक्विडिटी एनालिसिस, क्या वो ट्रेड मेरे लिए लिक्विडेबल रहेगा जब मैं सेल करना चाहता हूँ, उस तरह के स्टॉक्स में यहाँ पे पैसा लगता है। रिस्क एपेटाइट एनालिसिस ये करते कितना % ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन कौन से स्टॉक में होना चाहिए, और टाइम एनालिसिस के कौन से टाइमिंग पे मार्केट में एंटर करना है उस स्टॉक के अंदर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से शुरू कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लमसम करना है तो 5000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे SIP अगर कर रहे हो तो आप यहाँ पे 1000 रुपीज़ से शुरू कर सकते हो। ये फंड आपको अवेलेबल है दिसंबर 8 से दिसंबर 22, 2023 तक। यहाँ पे बेंचमार्क इंडेक्स जो रहने वाला है निफ्टी कमोडिटी TRI, जिससे आपको आपके फंड की कंपैरिजन कर लिए ईयरली बेसिस पे। यहाँ पे रिस्क पैरामीटर वेरी हाई है। फंड मैनेजर्स अंकित पांडे, संजीव शर्मा, वासव सांगल और वरुण पतानी ये रहने वाले हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है। एग्जिट लोड 1% 15 दिन के अंदर और एंट्री देयर इज़ नील। तो ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपको कमोडिटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। इस फंड का ब्रोशर भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, ताकि आप जाके एक बार रिव्यू कर सकते हो और सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आशा करता हूँ मेरे NFO के वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे इन्वेस्टमेंट की माइंडसेट समझने के लिए, कि कौन से फंड से क्या डेरिवेशन होता है, किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना % आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का इस फंड्स में होना चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।